Hello students, now today's topic is de Sauté bridge. In the previous lecture we studied about Hayes bridge and now we are going to study de Sauté bridge. ये भी क्या है, एक AC ब्रिज है. ठीक है, AC ब्रिज में क्या है आपका, पहले से आपको अब तो शायद इतने लेक्चर्स के बाद आपको पता चल गया होगा कि AC ब्रिज के क्या होते हैं, जिनमें पावर सप्लाई क्या देते हैं, हम AC देते हैं, क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. ठीक है, चलिए de Sauté ब्रिज का काम क्या होता है, ये क्या मेजर करता है. देखिए ये मेजर करता है अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस. ठीक है, मतलब ये कैपेसिटेंस को कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेजर करता है किसके टर्म्स में, जो हम स्टैंडर्ड कैपेसिटर लगाते हैं उसके टर्म्स में. ठीक है, इसमें कितने आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं. ठीक है, 4 आर्म्स में देखिए कैसे हैं, एक आर्म क्या है, 4 आर्म्स में क्या है आपके 3 नोन होते हैं और एक क्या होता है, अननोन आर्म होता है. ठीक है, अननोन आर्म इसमें से देखिए कौन सा है, जो Z1 है, मतलब AB आर्म जो है वो क्या है, वो अननोन आर्म है. BC आर्म, CD आर्म और AD आर्म जो है ये क्या है आपका नोन आर्म है. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो AB आर्म है उसमें क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसका कैपेसिटेंस हमको क्या करना है, निकालना है. ठीक है, उसके बाद BC में क्या लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R3 है. ठीक है, नाउ CD में क्या लगा है, CD आर्म में एक रजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R4 है. ठीक है, AD आर्म में देखिए क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा है. ये कौन सा कैपेसिटर है, वो स्टैंडर्ड कैपेसिटर है जिसके टर्म्स में ही हम इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकालेंगे. ठीक है, ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है. ठीक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है, इसी के टर्म्स में हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को इसके निकालते हैं. ठीक है, इसमें देखिए पावर सप्लाई क्या यूज़ हुआ है, AC पावर सप्लाई यूज़ हुआ है. चलिए अब हम देखते हैं कि इसका इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, अब देखिए आर्म AB में चलिए इसमें देखिए अब आर्म AB जो है ये क्या है, इसमें क्या लगा है, कैपेसिटर लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इम्पीडेंस की जो वैल्यू होगी Z1, तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी XC. XC की वैल्यू क्या होती है, XC की वैल्यू होती है, वो होती है 1/ω XC1. ठीक है, चलिए Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से Z2 की वैल्यू होगी आपकी, वो हो जाएगी XC. ठीक है, XC की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/ω C2. BC आर्म में देखिए क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, तो Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3. CD में क्या लगा है, R4, तो यहाँ से जो Z4 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, R4. अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब बैलेंस करेंगे तब देखिए क्या इक्वेशंस आते हैं. ठीक, इक्वेशन आता है, जब हम मैंने लगाया तो वहाँ से करंट गई, करंट 2 भाग में स्प्लिट हुआ, I1 और I2. ठीक, यहाँ पे क्या लगा है, वेरिएबल कैपेसिटर, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सेट करेंगे जिससे इस डिटेक्टर में करंट की वैल्यू क्या हो जाए, ID की वैल्यू 0 हो जाए. जैसे ही ID की वैल्यू 0 होगी, करंट क्या होगा, AB आर्म से BC में और AD आर्म से CD में चला जाएगा. ये ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है उसके थ्रू देखिए, बैलेंस कंडीशन में क्या इक्वेशन होता है, Z1 × Z4 इज इक्वल टू Z2 × Z3. Z1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1/jω C1. Z4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R4. Z2 की वैल्यू हो जाएगी 1/jω C2 और Z3 की वैल्यू हो जाएगी R3. इस वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा, 1/jω C1 × R4 इज इक्वल टू 1/jω C2 × R3. यहाँ से देखिए jω कट गया, क्या बचा आपका, यहाँ से हम निकाल सकते हैं
C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2 इंटू R4 अपॉन R3। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, C1 की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए C1 की वैल्यू किसके टर्म्स में निकला है, यहाँ पे जो वेरिएबल कैपेसिटर था उसके टर्म्स में, और जो नॉन रजिस्टर लगा है उसके रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये आपका टॉपिक था डी शॉर्टे ब्रिज का। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study the next part of the topics of this chapter. Okay, thank you.